Hello students, in this video we will discuss about the new chapter number 10, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 10 है इसका नेम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, मतलब नए साम्राज्य और राज्य। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। अरविंद प्लेस अ किंग, अरविंद है राजा बना। अरविंद हैड बीन चूजन टू एक्ट एज अ किंग इन द स्कूल प्ले। स्कूल में एक प्ले हो रहा था, ठीक है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया था, ठीक है। ही एक्सेप्टेड टू मार्च solemnly in splendid robes to twirl his mustache and wield the silver paper wrapped sword with gusto. Imagine his surprise when he was told that he would also have to sit and play a Veena and recite poetry. A musician king who was that, he wondered. उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए मतलब कागज में लिपटे हुए तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। लेकिन जरा सोचिए उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस, क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ, क्या होता है ये देखिए आगे। अरविंद वॉज सपोज टू बी एक्टिंग एज अ समुद्रगुप्त, अ फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी नोन एज द गुप्तास। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे समुद्रगुप्त, उनकी भूमिका अदा करने जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिश्रेण द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी, ये ठीक है। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज अ प्रशस्तीज, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ, वाइल प्रशस्तीज वर कंपोज्ड फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रीड अबाउट इन चैप्टर 9। यहाँ पे कहने का है यह एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है, इसे प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है। जो स्तंभ होता है, स्तंभ मतलब पिलर होता है, उस पर जो खुदे हुए जो पहले के ज़माने में कुछ अभिलेख कुछ वर्ड्स लिखे होते थे उसे बोला जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले से भी था, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि गौतमी पुत्र श्री सातकड़ी की प्रशस्ति के बारे में। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया, गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। मतलब जब कोई भी राजा के दरबार में रहने वाला दरबारी जब वो मुझे स्तंभ वगैरह बनवाता था उनके, और स्तंभ पे उनके बारे में उनकी प्रशंसा करता था, लिखता था उनकी प्रशंसा, ठीक है, तो उसी को प्रशस्ति कहा जाता था। फिर यहाँ पे समुद्रगुप्त प्रशस्ति। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्ति टेल्स अस, क्या बताती है हमें उनकी प्रशस्ति। द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स, as a warrior, as a king who won victories in battle, who was learned and the best of poets. He is also described as equal to the gods। मतलब यहाँ पे कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या बताती है, कवि ने इसमें राजा के एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया है समुद्रगुप्त को, ठीक है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश देखिए, पीछे यहाँ पे एक वाक्य का अंश दिया हुआ है, ये देखिए। समुद्रगुप्त warrior whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins। यहाँ कहने का मतलब है कि जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बच्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण भी अत्यंत सुंदर दिखता हो। मतलब इस तरीके से किसी राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, वो प्रशस्ति होती थी। यहाँ पे है, इफ़ यू लुक एट मैप 7 पेज नंबर 105 यू विल नोटिस, अभी हम 104 पेज पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। यू विल नोटिस एन एरिया शेडेड इन ग्रीन, यू विल ऑल्सो फाइंड अ सीरीज ऑफ रेड डॉट्स अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट एंड यू विल फाइंड एरियाज मार्क्ड इन पर्पल एंड ब्लू एज वेल। यहाँ पे 105 पेज पर अगर हम लोग देखेंगे कि एक एरिया को देखेंगे जो हरे रंग से रंगा गया होगा, ठीक है। वो क्या होगा,
वो ईस्ट कोस्ट का एरिया होगा। और कुछ रेड कलर के डॉट्स भी दिखेंगे, कुछ बैंगनी और कुछ नीले रंग के भी दिखेंगे। तो इसमें बताया क्या गया है, इसमें बताया ये गया है कि प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाए गए, मतलब जो आगे मैप है कहाँ कहाँ पे प्रशस्तियाँ बनी हुई हैं उनके बारे में बताया गया है। हरिश्रेण 4 प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। तो क्या क्या उनकी नीति थी, आइए देखते हैं। द रूलर्स ऑफ आर्यव्रत, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप, मतलब मैप में जो एरिया ग्रीन कलर से है, ठीक है, वो आर्यव्रत के 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, ठीक है, के 12, मतलब इसके बाद जो दक्षिणापथ के 12 शासक आते थे, इनमें कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मैप में ना रेड कलर के डॉट्स का यूज़ किया गया है। ये देखिए, आप सोच रहे हैं कि मैप कहाँ है, ये देखिए मैप ये है, ठीक है, इसी मैप की मैं बात कर रही हूँ। देखिए रेड डॉट्स है, ये ग्रीन है, ओके। तो है कि इसके बाद जो दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं, इसको किस कलर दिखाया गया है, लाल कलर के डॉट से दिखाया गया है। इन सब ने हारे जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, मतलब वो इतने अच्छे थे कि वो जब हार गए, इस 12 शासक जो हार गए थे और फिर उन्होंने समर्पण कर दिया था अपने आप को समुद्रगुप्त के सामने, तो उन्होंने उनको फिर से अनुमति दे दी थी कि आप फिर से शासन अपनी जगह पे कर सकते हैं। The inner circle of neighboring states including Assam, coastal Bengal, Nepal and a number of Ganas, Sanghas in the northeast marked in purple on the map. पड़ोसी जो देश थे जैसे कि असम, बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के, ये सब आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लेके आते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, मतलब समुद्रगुप्त के, तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। नेक्स्ट है द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरिया। बाहर के इलाके के जो शासक थे जिन्हें कि नीले रंग से दिखाया गया है मैप में, वह कुषाण तथा शंख वंश के थे। जैसे गुप्त वंश है ना, वैसे ही कुषाण और शंख वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे, ये देखिए ना, रूलर्स ऑफ श्रीलंका भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। मतलब उन्होंने स्वीकार किया था उनके हर चीज़ों को समुद्रगुप्त के, और अपने पुत्र का विवाह, पुत्रियों का विवाह उनसे किया था। ठीक है, तो इस तरीके यहाँ से मैप में देखिए दिखाया गया है हर एक चीज़ कलर के बारे में जो बताया गया था। ये देखिए ग्रीन है, ये ब्लू है, ठीक है, डॉट्स है ये। आगे है जीनियोलॉजीज, मीन्स वंशावलियाँ, ठीक है, वंशवाली जो होती है ना, वंश वाली चीज़, उसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट प्रशस्तीज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, grandfather, father and mother. His mother Kumari Devi belonged to the Lichavi Gana, while his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaj Adhiraj, a title that Samudragupta also used. His great grandfather and grandfather are mentioned simply as Maharajas. It seems as if the family gradually rose to importance. जो अधिकांश प्रशस्तियाँ थीं वो शासक के पूर्वज के बारे में बताते थे। ठीक है, यह प्रशस्तियाँ भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता, माता के बारे में बताती। जो उनकी माँ थी कुमार देवी, वह लिच्छवी गण की थी, और पिता जो थे उनके चंद्रगुप्त, वो गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराज अधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी, महाराज अधिराज की। ठीक है, तो कभी अगर पूछा जाए कि समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि ली थी, तो महाराजा अधिराज की। ठीक है, उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। आगे देखिए, यहाँ विक्रम संवत क्या होता है देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। द ईरा बिगनिंग इन द 58 BC इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग Chandragupta II, who had founded it as a mark of victory over the Shaks and assumed the title of Vikramaditya. 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से
गुप्त वंश के जो राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शंखों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विक्रम संवत को भी अपने राष्ट्रीय कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ स्थान दे दिया था। आप लोग भी देखते होंगे कि हिंदी कैलेंडर में दिया रहता होगा विक्रम संवत, ठीक है। तो वो समुद्रगुप्त जो थे, उन्होंने जब कुछ जगहों पे युद्ध करके उन्हें सफलता मिली थी, वो जीत गए थे, तो उसके बाद उन्हें वो एक उपाधि दी गई थी। आगे देखिए, समुद्रगुप्त in turn figures in the genealogies list of ancestors of later rulers of the dynasty, such as his son Chandragupta II. We know that about him inscriptions and coins. समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली में भी पता चलता है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था, मतलब हराया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। किसका? समुद्रगुप्त का। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उन्हीं के दरबार में थे, ठीक है। According to later belief, his court was full of learned people. About some of them you will read in chapter 11. कुछ के बारे में आप किसके कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ पे है हर्षवर्धन एंड द हर्षचरिता। ये क्या था? While we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, we can find out about some kings from biographies. Harshvardhan, who ruled nearly 1400 years ago, was one such ruler. His court poet Bhargava wrote his biography, the Harshcharita, in Sanskrit. जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे, राजा हर्षवर्धन। उन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था, ठीक है। उनके जो दरबार के कवि थे वो बाणभट्ट थे। उन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी, ठीक। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए, मतलब उनके वंशों के बारे में बताते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं चांग, जिसके पहले चैप्टर में इनके बारे में बताया था, बौद्ध धर्म को अपनाने वाला था ये, जिनके बारे में हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था, काफ़ी समय के लिए इनके दरबार में रहे। किसके? हर्षवर्धन के। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। Harsh was not the eldest son of his father, but became king of Thansar after both his father and elder brother died. His brother-in-law was the ruler of Kannauj and he was killed by the ruler of Bengal. ये देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि जो हर्ष थे वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने थे। एक जगह का नाम है ये। उनके बहनोई जो थे वो कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, ठीक है, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था। मतलब कहने का है कि जब बंगाल के शासक ने उनके बहनोई जो कन्नौज के राजा शासक थे उनको जब मार डाला था, तो कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था, बंगाल पर आक्रमण किया था, क्योंकि उन्होंने उसके बहनोई को मारा था वहाँ के शासक ने। Although he was successful in East and conquered Magad and probably Bengal, also he was not as successful elsewhere. He tried to cross the Narmada to march into the Deccan, but was stopped by ruler belonging to the Chalukya dynasty. यहाँ पे देखिए है कि मगध तथा बंगाल को जीत कर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था, ठीक है। ये एक शासक था, उसने इनको रोक दिया था। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही, ओके। द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।